Assalamu alaikum students. Today our lesson is chapter number 2, lesson number 2, and in this lesson we will discuss about the civil war and reconstruction. हम बहुत और सिंपल हाँ, हम बहुत ज़्यादा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि हम लेसन को जितना सिंपल और जितना इजी वे में करेंगे, आपको इसको बाद में अंडरस्टैंड करने में उतना ही इजी होगा। यहाँ पर इस लेसन में हमने डिस्कस करना है कि सिविल वॉर क्यों लड़ी गई, क्या मुसीबत आ गई थी कि सिविल वॉर लड़नी पड़ी, और फिर सिविल वॉर के आफ्टर इफेक्ट्स पड़ेंगे रिकंस्ट्रक्शन की सूरत में, कि उसके बाद कितना टाइम और लगा और कितना क्या कुछ करना पड़ा सिविल वॉर की तबाही के बाद, रिकंस्ट्रक्शन के लिए क्या कुछ करना पड़ा। लेसन नंबर 1 में हम लोगों को ये बात तो अच्छी तरह पता चल गई थी कि बेचारे अमेरिका के हो गए थे दो पार्ट, यानी एक साउथ पार्ट हो गया था, एक नॉर्दर्न पार्ट हो गया था। और साउथ पार्ट में ये हो गया था कि जितनी भी स्लेवरी थी, साउथ पार्ट जो था, इकोनॉमी ऑफ साउथ वाज बेस्ड ऑन स्लेवरी, यानी कि उसका जो साउथ पार्ट था उसमें जितनी भी उसकी इकोनॉमी थी वो बेस कर रही थी स्लेव्स के ऊपर, और नॉर्दर्न इकोनॉमी जो थी वो पेड लेबर पर बेस कर रही थी। और इन्हीं दोनों पेड लेबर और स्लेव लेबर में एक क्लैश की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, जो सिविल कॉन्फ्लिक्ट था, जो सिविल वार की वजह बनी थी। और यहाँ पर आपको एंड पे बता दें कि जीता कौन था। जीती थी हमारी नॉर्थ अमेरिका, यानी नॉर्थ साइड जीती, क्योंकि वहाँ की लेबर पेड थी, वहाँ की लेबर ज्यादा फ्रीड थी, मतलब आजाद थी। और वो लेबर जो है, वो लेबर जो है वो ज्यादा मीन्स उनको राइट्स ज्यादा मिले हुए थे। और फिर जब ये वॉर खत्म हुई, इस वॉर के साथ स्लेवरी भी खत्म हो गई, और इसी रिकंस्ट्रक्शन में साउथ को, पूरे साउथ को रीबिल्ड किया गया। और यहाँ से हम लोगों अपना लेसन स्टार्ट करेंगे, अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे इस लेसन की, क्योंकि यहाँ से हम लोगों को एक चीज क्लियर करनी है कि अर्ली ऑन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट की जो हिस्ट्री है उसमें नॉर्थ एंड साउथ डाइवर्ज इकोनॉमिकली। नॉर्थ एंड साउथ दोनों का पार्टिसिपेशन है एक इकोनॉमी में, अमेरिकन इकोनॉमी में दोनों का बराबर हिस्सा है, साउथ अमेरिका का भी और नॉर्थ अमेरिका का भी। नॉर्थ डेवलप्ड अ वेरिड इकोनॉमी दैट इंक्लूड इंडस्ट्री। नॉर्थ अमेरिका ने जो डेवलप किया है इंडस्ट्रियल लेवल पे किया है, और कॉमर्स लेवल पे किया है, और एग्रीकल्चरल लेवल पर किया है। Slavery had been legal throughout the North during the colonial period. colonial period में स्लेवरी का जो सॉरी स्लेवरी had been legal throughout, यानी स्लेवरी को एज लीगल कंसीडर कर लिया गया था नॉर्दर्न अमेरिका में। However, by the early 80s, it was abolished in the northern states. अर्ली 80s में नॉर्थर्न स्टेट्स में स्लेवरी खत्म हो गई, सिर्फ साउथ में रह गई थी। वुमेन एंड इमिग्रेंट्स एज वेल एज मैन प्रोवाइडेड लेबर फॉर द ग्रोइंग इकोनॉमी इन द नॉर्थ। और नॉर्थ ने क्या किया था कि वुमेन और इमिग्रेंट्स और एज वेल एज मैन सबको जो है लेबर के लिए प्रोवाइड किया जाता नॉर्थ की ग्रोइंग इकोनॉमी में। यहाँ पर हमने नॉर्थ की इकोनॉमी को पढ़ा है, अब हम साउदर्न इकोनॉमी को डिस्कस करने जा रहे हैं। हम पहले हमने नॉर्दर्न इकोनॉमी को स्टडी किया है कि नॉर्दर्न इकोनॉमी में की जो लेबर प्रोवाइडेड थी उसमें कौन कौन थे, यानी उसमें वुमेन्स थे, इमिग्रेंट्स थे, मैन थे, ये सारी उनकी लेबर थी। और अर्ली 80s में नॉर्दर्न स्टेट्स में स्लेवरी बिल्कुल खत्म हो गई थी, और उसमें जो है लीगल थ्रू आउट कर दिया था नॉर्दर्न साइड पे। क्योंकि वहां पर जो लेबर थी उसको पे किया जाने लगा था।
यहाँ पर और साउदर्न इकोनॉमी वाज बेस्ड लार्जली ऑन एग्रीकल्चर। हाँ, आप यहाँ पर देखेंगे कि नॉर्दर्न इकोनॉमी ज्यादा स्ट्रांग थी, क्योंकि ये मूव ऑन कर रही थी इंडस्ट्री लेवल पर, कॉमर्स लेवल पर और एग्रीकल्चर पर। लेकिन साउदर्न इकोनॉमी बहुत ज्यादा लार्जली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर पर बेस्ड करती थी। बाय द 80s देयर वाज वन मेजर क्रॉप। यहाँ पर आप पूछ रहे थे ना कि वो प्लांटेशन का क्या मतलब है, तो ये बेसिकली एक कॉटन थी, एक क्रॉप थी कॉटन साउथ में। उसको जी। हार्वेस्ट किया जाता था, उसको प्लांट किया जाता था, उसके लिए बहुत ज्यादा लेबर रिक्वायर होती थी। और इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वहां से स्लेव्स उठा के लाए जाते थे, ताकि वो ये यहाँ पर लेबर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। साउदर्न फार्मर्स केम टू डिपेंड मोर एंड मोर ऑन स्लेव्स टू डू द वर्क। अब यहाँ पर ये देखें, साउदर्न जो है फार्मर्स जो थे वो बहुत ज्यादा डिपेंड करते थे स्लेव्स के ऊपर, एंड द नंबर ऑफ इंस्लेव्ड पर्सन ग्रू इन द साउथ। क्योंकि वहां पर ये जो स्लेव्स पर्सन थे इनको पे नहीं किया जाता था, इनको सिर्फ लाइफ नीड्स इनकी पूरी की जाती थी, मतलब खाना पीना रिहाइश जस्ट उनको उनकी लेबर के रिगार्डिंग उनको सिर्फ ये चीजें प्रोवाइड की जाती थी। As the United States expanding during the early 80s, the North and South worked to maintain a balance of power. अब उन यूनाइटेड स्टेट ने सोचा कि हम थोड़ा खुद को ग्रो करें, यानी थोड़ा सा खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने सोचा कि नॉर्थ एंड साउथ को मिल के काम करना चाहिए। ये अर्ली 80s की बात है। तो इन्होंने क्या किया कि पेयर बना दिए, जिसमें एक स्लेव काम करता था और एक फ्री वर्कर काम करता था। बट देयर वाज इंक्रीजिंग टेंशन ओवर द वास्ट वेस्टर्न टेरिटरी दैट हैड बिकम अ यूनाइटेड स्टेट बाय द मिड 80s। लेकिन मिड 80s में, यानी 18th सेंचुरी के दरमियान में जाके यहाँ पर बहुत बड़ी टेंशन क्रिएट होनी शुरू हो गई कि एक जो स्लेव था और उसमें एक फ्री होता था। दिस सून लेड टू वॉक इन कांसास, क्योंकि स्लेव्स पर्सन थे वो जब देखते थे कि फ्री लेबर को जो है वो उनको ये सारी उनकी जरूरियात भी पूरी की जाती हैं, उन्हें पे भी किया जाता है, और हमारे राइट्स तो उसके उनके मुकाबले में बहुत महदूद हैं। तो इस तरह टेंशन क्रिएट होनी शुरू हो गई, और ये टेंशन आहिस्ता आहिस्ता कांसास में वॉर की सूरत इख्तियार कर गई। पीपल फ्रॉम बोथ द नॉर्थ एंड साउथ रश टू सेटल द टेरिटरी। पीपल जो नॉर्थ और साउथ के लोग थे उन्होंने बहुत कोशिश की कि इसको सॉर्ट आउट कर लिया जाए, इसको सेटल डाउन कर लिया जाए। वोटर फ्रॉड, लेकिन वहां पर इलेक्शन हुए, वोटिंग हुई, लेकिन उसमें भी फ्रॉड हो गया। और इस चीज ने गवर्नमेंट को वार्निंग दी कि सेट अप टू वार्निंग गवर्नमेंट्स। और इस चीज में क्या हुआ कि दो दो गवर्नमेंट सेटल डाउन हो गई, एक नॉर्थ वाली साइड पे सेटल डाउन हो गई, एक साउथ गवर्नमेंट, यानी एक ही गवर्नमेंट दो हिस्सों में तकसीम हो गई। द वायलेंस इज इन कांसास फॉर शेडवर्ड द वायलेंस दैट सून टोर अप द नेशन। और ये जो कांसास में होने वाली लड़ाई थी, इसने पूरी इकोनॉमी को, पूरी नेशन को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। In the late 80s, 50 political parties fractured over the slavery issue। और 1850 में पॉलिटिकल पार्टीज ने स्लेवरी इश्यू को फ्रैक्चर कर दिया। उन्होंने कहा कि इस सारी लड़ाई का जो जड़ है, इसका जो मेन रीजन है वो स्लेवरी है, क्योंकि स्लेव्स को इशू है फ्री वर्कर्स के साथ। और इसका जो मेन रीजन है इस फाइट की वो स्लेवरी है। फोर कैंडिडेट्स रेन फॉर द प्रेसिडेंट इन 1860। इब्राहम लिंकन। अब यहाँ पर हम मिलने जा रहे हैं एक और फेमस पर्सनैलिटी से, अब्राहम लिंकन से। अब्राहम लिंकन, उसने प्रॉमिस किया कि वो स्लेवरी को खत्म कर देगा थ्रू although नॉट abolish इट वर इट already existed वॉन। उसने वादा किया कि वो स्लेवरी को खत्म कर देगा, बढ़ती हुई स्लेवरी को रोकेगा।
और अपोज टू लिंकन पॉलिसीज, लेकिन बहुत सारे लोग थे जो लिंकन की पॉलिसीज के खिलाफ थे. मोस्ट स्लेव्स स्टेट्स सक्सीडेड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, दे सेट अप देयर ओन गवर्नमेंट. अच्छा, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अब्राहम लिंकन के खिलाफ अपनी एक गवर्नमेंट बना ली, जिसको उन्होंने कॉन्फेडरेसी का नाम दिया. अब ये कॉन्फेडरेसी, आपने लास्ट लेसन में कॉन्फेडरेसी के बारे में पढ़ा था. ये वही कॉन्फेडरेसी, वही गवर्नमेंट है जो अब्राहम लिंकन के खिलाफ उसके ऑपोजिटर्स ने बनाई थी, कि हम लोग जो है नहीं चाहते कि स्लेवरी को खत्म किया जाए. बाय अप्रैल 1861 द यूनाइटेड स्टेट्स कॉल्ड द यूनियन, और उस गवर्नमेंट को यूनियन का नाम दिया गया, एंड द कॉन्फेडरेसी वर एट वॉर. अब जनाब जंग छिड़ गई इब्राहिम लिंकन के लोगों में और कॉन्फेडरेसी यानी यूनियन के लोगों में. एट फर्स्ट इट सीम्ड एज द कॉन्फेडरेसी माइट विन. शुरू में तो ऐसे लग रहा था कि कॉन्फेडरेसी, अच्छा अब ये जो वॉर छिड़ी है ये सिविल वॉर है, ठीक है. यहाँ पर कॉन्फेडरेसी जो है, शुरू में ऐसे लग रहा था कॉन्फेडरेसी जीत रही है. दे हैड वेल ट्रेन्ड मिलिट्री लीडर्स एंड सोल्जर्स. उनके पास वेल ट्रेन मिलिट्री लीडर्स थे, सोल्जर्स थे. डेफिनेटली ये स्लेव्स वही थे ना जो इनहेबिटेंट इंडियंस थे, जो सबसे पहले अमेरिका में जिन्होंने आके कॉलोनियां बनाई थी, या ये वहां के पक्के पक्के रहने वाले थे. तो ये लोग अंदर से बहुत स्ट्रांग थे, क्योंकि ये जो फ्री वर्कर्स थे ये तो सारे दूसरे कंट्रीज से आए हुए माइग्रेंट्स थे. लेकिन ये स्लेव्स वो थे जो पहले से उधर रह रहे थे. डेफिनेटली दे वर स्ट्रांग एंड दे वर वेल ट्रेन्ड, क्योंकि वो उस जगह पे जनरेशन वाइज रह रहे थे. who were willing to fight hard to hold on to their way of life. जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो तो मतलब सख्त से सख्त लड़ाई को भी लड़ने के लिए तैयार थे. सो द कॉन्फेडरेसी वॉन मैनी अर्ली बैटल्स. बहुत देर तक कॉन्फेडरेसी जो थी वो जीतती रही. however by the summer of 1863 the confederacy began to wear down. लेकिन 1863 की समर में हमें नजर आना शुरू हुआ कि कॉन्फेडरेसी जो है वो वेयर डाउन होना शुरू हो गई, यानी उन्होंने नीचे होना शुरू हो गई है. उनको वो थोड़ा कम होना शुरू हो गए, वार में उनकी परफॉर्मेंस लूज होना शुरू हो गई है. और उसकी वजह क्या, वजूहात उसकी क्या थी, कि क्यों वो वेयर डाउन नजर आ रहे थे, क्यों वो डाउन हो गए थे, उनके जो है परफॉर्मेंस उनकी डाउन हो गई थी. बिकॉज ऑफ अम्यूनिशन, यूनिफॉर्म्स एंड शूज वर इन शॉर्ट सप्लाई फॉर कॉन्फेडरेट सोल्जर्स. क्योंकि जो कॉन्फेडरेसी में लोग लड़ रहे थे उनको खाने पीने की, उनको यूनिफॉर्म्स की, उनको शूज की कमी हो गई थी. बिकॉज द साउथ लैक इंडस्ट्री. क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि साउथ की जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर बेस्ड थी. उनके पास इंडस्ट्री का तो कुछ भी नहीं था. तो फिर इंडस्ट्री में वो कितनी देर जंग में खड़े रह सकते थे? वो जितनी देर खड़े रह सकते थे वो खड़े रहे. कितने साल खड़े रहे? अर्ली 80s से जंग शुरू हुई हुई है, 1863 तक वो हमें विन करते नजर आए, जंग को जीतते नजर आए. लेकिन 1863 के बाद हमें क्यों उनकी कंडीशन डाउन होना शुरू हो गई. बिकॉज उनको खाने पीने की, यूनिफॉर्म्स की, शूज की, यानी इन टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल थिंग्स की कमी हो गई. देवर फूड शॉर्टेज फॉर सोल्जर एंड सिविलियंस अलाइक. उनको फूड शॉर्टेज भी हो गई, सोल्जर्स को भी और सिविलियंस को भी. डेफिनेटली इंडस्ट्री की कमी थी. एग्रीकल्चर पर कितनी देर इकोनॉमी स्टैंड कर सकती थी. द वॉर वॉज फाउट मोस्टली इन साउथ. और उसके अलावा बात ये भी थी कि वॉर जो ज्यादातर जो लड़ी जा रही थी वो साउथ साइड पे लड़ी जा रही थी. एंड द डिस्ट्रक्शन वॉज टेरिबल. और डिस्ट्रक्शन बहुत टेरिबल थी. आफ्टर 4 लॉन्ग ईयर्स, 4 साल के लंबे अरसे के बाद, इन 1865 कॉन्फेडरेट जनरल रॉबर्ट ई ली सरेंडर टू यूनियन जनरल यूलाइसिस एस ग्रांट.
4 साल के लंबे अरसे के बाद कॉन्फेडरेट, देखिए लड़ाई किस में हो रही थी, कॉन्फेडरेट्स में और यूनियंस में। अब कॉन्फेडरेट का जो जनरल था उसने सरेंडर किया यूनियन को, तो देन जाकर द सिविल वॉर एंडेड, तब जाके सिविल वॉर खत्म हुई। एंड फॉर द नेक्स्ट 12 ईयर्स, और ये बात पॉइंट टू बी नोटिस दैट कि 12 साल लगे फेडरल ट्रूप्स ओवरसॉ द रीबिल्डिंग ऑफ साउथ, यानी 12 साल लगे उसको जो है साउथ को रीबिल्ड करने में। डेफिनेटली जंग साउथ में लड़ी जा रही थी, सारी डिस्ट्रक्शन, सारी तबाही जो थी वो साउथ की तरफ हो रही थी। और वहां पर ही जो है लैक ऑफ इंडस्ट्री, मतलब लैक ऑफ फूड, शेल्टर, और जो है रेजिडेंस, तीनों की, शेल्टर आप उसी को बोल सकते हैं, फूड और शेल्टर की डेफिनेटली कमी थी, तो उसको रीबिल्ड होने में 12 साल लग गए। द पीरियड वाज कॉल्ड रिकंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पर आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ लॉन्ग वाज द पीरियड, रिकंस्ट्रक्शन पीरियड, रिकंस्ट्रक्शन पीरियड कितना था, 12 साल। और इन 12 साल में जब रिकंस्ट्रक्शन की गई तो उसमें क्या क्या स्टेप्स लिए गए, उसमें स्कूल्स वर इस्टेब्लिश फॉर फॉर्मर्स स्लेव्स एंड वी वर ऑल फ्रीड व्हेन द वॉर एंडेड। जब वार खत्म हुई तो सबको आजाद कर दिया गया, मींस सबको, सबको मींस सबको आजाद कर दिया गया व्हेन द वॉर एंडेड, जब वॉर खत्म हुई। however शेयर क्रॉपिंग सिस्टम which kept black farmers and slaves economically soon came into being। उसके बाद ये हुआ कि however शेयर क्रॉपिंग सिस्टम, उसमें क्रॉपिंग सिस्टम को शेयर करने का सिस्टम आया, स्कूल बनाए गए, और विच केप्ट ब्लैक फार्मर्स इन स्लेव्स इकोनॉमिकली। और उसमें जिसमें ब्लैक फार्मर्स को इंस्लेव किया गया था इकोनॉमिकली, सून केम इनटू बीइंग वाइट हु केम बैक टू पावर एज reconstruction ended in the south in 1870s, prevented African Americans from exercising their right to vote. The Civil War ended slavery, but it did not end racism. अब यहाँ पर ये हुआ कि शेयर क्रॉपिंग सिस्टम को शेयर किया गया, डेफिनेटली क्रॉपिंग, और उसके बाद लेकिन हुआ ये कि जो ब्लैक फार्मर्स थे ना, यानी ब्लैक फार्मर्स थे, उन सबको वर्किंग कंडीशन में लगा दिया गया, और जो वाइट पीपल थे उनको पावर में ले आए। और यहाँ पर हुआ ये कि अफ्रीकन रिकंस्ट्रक्शन एंडेड इन द साउथ में, साउथ में रिकंस्ट्रक्शन एंड हो गई, प्रिवेंट अफ्रीकन अमेरिकन फ्रॉम एक्सरसाइजिंग देयर राइट टू वोट। और वहां पर सब लोगों को वोट का राइट दे दिया गया। द सिविल वॉर एंडेड स्लेवरी, और जैसा कि अब्राहम लिंकन ने प्रॉमिस किया था, उसने कहा था कि मैं स्लेवरी खत्म कर दूंगा, सो दैट स्लेवरी बिकम एंडेड, स्लेवरी खत्म होगी, बट इट डिड नॉट एंड रेसिज्म। इसने स्लेवरी को तो खत्म कर दिया लेकिन रेसिज्म को एंड नहीं कर सका। रेसिज्म मींस टू से दैट जो गोरे और काले का फर्क था ना, उसको वो खत्म नहीं कर जी पाए। यहाँ पर आपने ये बात देखी ना कि वाइट पीपल सारे पावर में आ गए, और जो ब्लैक पीपल थे उन जी सबको जो है एक्सरसाइज कर मतलब उनको वर्किंग पोजीशन में ले आया गया। तो बात तो वही रह गई ना, गोरे खुद बादशाह बन गए और काले जो थे वो फिर कामी बन गए, काम करने वाले लोग जी बन गए। तो इससे स्लेवरी जी सिस्टम तो खत्म हो गया, लेकिन उससे वॉर सिस्टम नहीं खत्म किया जा सका। तो ये था जनाब हमारा आज का लेसन, जिसमें हम लोगों ने स्टडी किया है सिविल वॉर को। इंशाल्लाह मैं स्लोली एंड स्टेडली इसलिए लेके चल रही हूँ ताकि आप इन लेसन्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएं और अच्छे से इसको सॉल्व कर पाएं, आपकी प्रिपरेशन इसकी अच्छी हो पाए। तो और जो लोग हमें मोस्टली नियरली ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी हमें इस ग्रुप में ज्वाइन कर पाए। सो दैट आज के लिए सिर्फ सिंगल लेसन है, इसके साथ डियर ये प्रैक्टिस भी है, इसके साथ ये प्रैक्टिस भी अटैच है। और प्रैक्टिस गेम में ये जो सर्कल लगे हुए हैं ना, ये सर्कल सारे ठीक नहीं है, कुछ ठीक भी है
ऑप्शंस इसमें कुछ नहीं भी ठीक, ये किसी का सॉल्व मेरे पास आ गया है पीडीएफ, जी। so that don't bother with the selected answers। तो उसको छोड़ के आपने ये एक्सरसाइज मुझे सॉल्व करके शेयर करनी है, एंड आई होप सो कि आज आज का लेसन आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। व्हाट यू से गाइस, हैव यू अंडरस्टैंड द लेसन? मैं तो थोड़ा सा मुझे हुआ है, बाकी आप जो ये जो रिकॉर्डिंग है भेजेंगे, तुम इसको दोबारा से सुन के अच्छा से इसको कल से मैं जो सा इसको दोबारा